बड़ी खबर देखिए, मेरठ में जहां एक बड़ा अपडेट हमारे पास है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में ढेर हो गया है। बड़ी खबर, एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर अनिल दुजाना। तो देखिए, गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में मारा गया है। मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनिल दुजाना ढेर हुआ है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विवेक। विवेक, बताएं कि गाजियाबाद का रहने वाला था अनिल दुजाना और किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, बताएं। देखिए, एसटीएफ काफी दिन से इसके पीछे पड़ी थी और आज दोपहर में मेरठ में इसका एसटीएफ से एनकाउंटर हुआ है। और अनिल दुजाना कुख्यात गैंगस्टर था, उस पर 62 केस दर्ज थे, गंभीर धाराओं के। मर्डर के 18 मुकदमे थे, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा करना, कब्जे छुड़वाना, इस तरह के उसके ऊपर मुकदमे थे। और गैंगस्टर सुंदर भाटी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गैंगस्टर है, उस पर भी अनिल दुजाना AK-47 से उसने हमला किया था और उसको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो जमानत पर बाहर से आ गया। बुलंदशहर पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया था। नोएडा से 50,000 का इनाम था। तमाम मुकदमों में आरोपी है। 2012 में जेल से आया था, जेल में था वो। और उसके बाद अभी यानी पिछले साल जनवरी में, माफ कीजिएगा 2021 में, 2 साल पहले वो जमानत पर जेल से आया और उसके बाद से लगातार गायब था। दुजाना लगातार वसूली कर रहा था, अपराध में लिप्त था, उसके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे थे, लेकिन वो ना अपने पुराने मुकदमों में आ रहा था, सामने कोर्ट में पेश हो रहा था, और ना ही एसटीएफ या पुलिस के संपर्क में था। जिस तरह से मुखबिरी तंत्र उसका था, जो मुखबिरी कई पुलिस अधिकारियों की करता था, सूत्रों ने बताया कि सुंदर भाटी गैंग पर हमले के दौरान ही उसको कहीं से टिप्स मिले थे। जो पुलिस में जो ब्लैक शीप्स होते हैं वो इसके साथ थे कहीं ना कहीं, इसीलिए वो बचता रहा। लेकिन पिछले 2 साल से अपने जो पुलिस वाले करीबी हैं, मित्र हैं, उनके संपर्क में भी नहीं था। तो उसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। आज पता चला कि मेरठ में इसकी मौजूदगी है। विवेक, और कई टीमें लंबे समय से तलाश रही थी, लंबे समय से फरार चल रहा था। एक बार हमारे दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बताएं कि अनिल दुजाना पर किस किस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज थे और कितने का इनामी था ये। देखिए, अभी तक जो अलग अलग जनपदों से उस पर इनाम था, नोएडा से, मेरठ से, उस पर कुल इनाम 75,000 रुपए का था। और दिल्ली में भी इसने कोई वारदातें की थी। हालांकि उसके इनपुट अभी बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये पता चला है कि किसी बड़े कारोबारी की हत्या का उसने सुपारी ली थी। और 18 मर्डर के केस थे उसके ऊपर, रंगदारी के केस हैं, लूटपाट के हैं, जमीन पर कब्जे के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, जो अवैध असलहों की तस्करी करता है, उस तरह के केस हैं। कुल 60 मुकदमे अभी तक उसके ऊपर हैं। रासुका भी लग चुकी है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। कई पुराने मामलों में वो पेशी पर नहीं आ रहा था। कोर्ट ने उसके खिलाफ, अलग अलग कोर्ट ने NBW जारी कर रखे थे। पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि दुजाना दिल्ली में कहीं छिपा हुआ है और कोई बड़ी वारदात कर सकता है। उसके बाद एसटीएफ ने इसकी घेराबंदी की, लेकिन आज दिल्ली भी गई थी एक एसटीएफ की टीम। इसके अलावा गाजियाबाद में भी थी, नोएडा में भी टीमें इसकी तलाश कर रही थी। आज जब पता चला कि दुजाना मेरठ में है और वो किसी बड़े आदमी की सुपारी लेकर आया है, उसके गैंग, क्योंकि उसका बड़ा गैंग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे सुंदर भाटी का गैंग है, उसी तरह से अनिल दुजाना का गैंग है। और दोनों गैंग में आपस में गैंगवार भी चलती है। कई बार आमने सामने गोलियां चल चुकी हैं। एक दूसरे के जो गैंग के गुर्गे हैं उनकी हत्या की जा चुकी है। तो आज जब मेरठ में इसकी मौजूदगी की जानकारी मिली है, उसके बाद एसटीएफ की टीम और मेरठ एसटीएफ को ही ये इनपुट बिल्कुल विवेक, तो एक बड़ी कामयाबी मिली है। और देखिए, अनिल दुजाना की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये कुख्यात गैंगस्टर जिसको मुठभेड़ में ढेर किया है, बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। और गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि 62 मामले इस पर दर्ज हैं। जैसा कि विवेक ने बताया कि 18 केस तो केवल हत्या के हैं, बाकी लूटपाट, रंगदारी, जमीन कब्जा, आर्म्स एक्ट, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और सबसे ज्यादा खौफ विवेक इसका तब आया था जब इसने गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। बिल्कुल, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये अनिल दुजाना बहुत बड़ा नाम था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इसकी जो गैंगवार चलती थी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अवधेश तो महेंद्र फौजी, तस्वीर गुर्जर,
सुंदर भाटी, नरेश भाटी, ये सब जितने गैंगस्टर थे इनमें आपस में गैंगवार चलती थी। सुंदर भाटी ने मर्डर किया था नरेश भाटी का और उसके बाद उसके जो भाई थे तमाम वो बदला लेना चाहते थे। इसमें अमित कसाना का नाम है, रणदीप का नाम है। इनमें रणदीप और अमित कसाना का साथ दिया था अनिल दुजाना से, और अनिल दुजाना ने जब इनका साथ दिया तब से सुंदर भाटी गैंग से उसकी रंजिश चलने लगी और सुंदर भाटी गैंग के एक तरह से समानांतर उसने अपना गैंग बना लिया था। पश्चिमी यूपी में उसका आना जाना लगा रहता था, तमाम जनपदों में आना जाना लगा रहता था। और इसी दौरान 2011 में एक शादी थी, वहां पर रणदीप, अनिल दुजाना और अमित कसाना ये तीनों लोग थे। जब सुंदर भाटी गैंग पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, 3 लोग इसमें मारे गए थे, लेकिन सुंदर भाटी बच गया था। इस ट्रिपल मर्डर ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। उसके बाद जनवरी 2012 में अनिल दुजाना को गिरफ्तार किया गया था और उसको जेल भेज दिया गया। और तब से अनिल दुजाना इतना बड़ा नाम हो गया कि उसने अपना गैंग बनाया और जेल से ही गैंग को ऑपरेट करने लगा। जो रणदीप और अमित कसाना के साथ इसने छोटी सी आपराधिक अपनी दुनिया अपराध की शुरू की थी, वो 2012 में AK-47 से 3 लोगों की हत्या करने के बाद बड़ी हो गई और उसने अपना गैंग एक फॉर्म कर लिया, फॉर्मेशन किया और जेल से ही गैंग को चलाना शुरू कर दिया। बाहर से उसके गैंग को ये रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके गैंग को फॉलो करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। उनके इशारे पर इसने रंगदारी वसूलना शुरू किया। बड़े बड़े कारोबारी दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, जो कहा जाता है कि बहुत यहाँ बड़े कारोबारी हैं, बड़ी इंडस्ट्री लगती हैं, उनसे इसने संपर्क बनाए और उसके बाद इसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसके बाद करोड़ों की दौलत थी, सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीनें, ऐसा पता लगा है कि बिल्कुल। यानी कि विवेक, क्या ये हम मान सकते हैं, ये तुलना कर सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक, अशरफ, मुख्तार अंसारी इन्होंने अपना एक पूरा साम्राज्य चलाया, अगर ये आज ढेर नहीं होता तो आने वाले दशकों में वही ये भी बनता जो अतीक और मुख्तार रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, इस तरह के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माफिया, देखिए चूंकि पूर्वांचल का माफिया एक अलग उसका पहचान है, एक अलग तरीका है काम करने का और वो लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव हो गए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गैंग हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो माफिया हैं, वो विशुद्ध अपराधी हैं। उनका पॉलिटिक्स से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता। शेल्टर के तौर पर तमाम राजनेताओं से संबंध रहते हैं, लेकिन ये लोग खुद कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, कभी चुनाव नहीं लड़ते। इसी तरह से अनिल दुजाना या सुंदर भाटी, इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इनकी माफिया गिरी से पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती कांपती थी, लोग कांपते थे, सेकंडों में गोलियां चलाते थे। इनके पास अत्याधुनिक असलहे हैं और अगर अनिल दुजाना मारा नहीं जाता तो एक बड़ा अपराधी कहा जा रहा है कि बड़ा अपराधी वो बन के पुलिस के लिए, STF के लिए, जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि सुंदर भाटी गैंग है और तमाम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंग है, बागपत जेल में जैसे उसकी हत्या हुई थी मुन्ना बजरंगी की, तो ये सब गैंगवार में ही अपने जो दुश्मन है उनको जेल में ही निपटा देते हैं, मरवा देते हैं और खुद अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और इसी तरह से वन मैन इंडस्ट्री बन जाते हैं। और अनिल दुजाना का मकसद ही ये था कि अपने जितने भी गैंग के दूसरे गैंग के लोग हैं उनको खत्म करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज किया जाए, ताकि दिल्ली से लेकर जो वेस्टर्न यूपी के बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं या कमर्शियल शहर हैं, वहां पर इसकी बादशाहत चल सके और वहां से जो पैसा आता है, जो वसूली आती है, जो रंगदारी वसूली जाती है, जिसकी करोड़ों रुपए कीमत होती है, महीने में करोड़ों रुपए आते हैं, उस पर इसका पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा सके, ऐसी इसकी मंशा थी। और इसी मंशा के तहत वो तमाम लोगों से दिल्ली में रहता था, मेरठ में रहता था, गाजियाबाद, नोएडा, ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो शहर जो धन संपदा में बहुत आगे हैं, जहां पर बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, बड़े उद्योग हैं, बड़े लोग रहते हैं और बड़े बड़े कॉल सेंटर से भी ये बताया जा रहा है कि उसको पैसा मिलता था, क्योंकि कॉल सेंटर बहुत ज्यादा जो चल रहे हैं नोएडा या गाजियाबाद में वो अवैध तरीके से चल रहे हैं। वहां से भी उसको शेल्टर प्रदान करने के लिए, पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए पैसा दिया जाता था। ठीक है विवेक, यानी कि कुल मिलाकर इसके तार दूर दूर तक फैले हुए थे और कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिलता था आर्थिक तौर पर भी। लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था अनिल दुजाना का, विवेक वो भी बताएं। देखिए, अनिल दुजाना बहुत एक सामान्य परिवार का लड़का था और जो कहा जाता है कि बुलंदशहर बादलपुर थाना क्षेत्र में उसके जो एक परिवार के लोग हैं वो कोई बहुत संपन्न परिवार के लोग नहीं थे। एक सामान्य परिवार था जो खेती करता था और आज भी उसके जो परिवार के लोग हैं वो खेती करते हैं। और इसकी जो 2019 में जब इसकी सगाई हुई थी तब वो उस समय जेल में था और जेल से जमानत में जब बाहर आया है तब उसने शादी की है। और इनके जो पिता हैं वो एक छोटे किसान हैं, उनका किसी किसानी से कोई एक
40 बीघा जमीन के आसपास का कोई छोटा सा विवाद था। इसके लिए उन्होंने जो शुरुआती गांव की रंजिश होती है, वहां से इसने अपराध का छोटा अपराध था, आपसी रंजिश से ये सिलसिला शुरू हुआ गांव से, और वो अपराध जो छोटे छोटे उसने मारपीट और बदला लेने की नीयत से गोलियां चलाना या ताबड़तोड़ हमले करना शुरू किया दूसरे विरोधियों पर। उसने इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि वो जिस तरह से रणदीप है और अमित कसाना है उनसे जुड़ा और उनसे जुड़कर एक बड़ा, अगर उसके फैमिली को देखें तो फैमिली की कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि सभी वहाँ कोई अपराधी हो। वो ये बात जरूर थी कि गांव की जो रंजिशें होती हैं, जमीन पर कब्जे करने की जो झगड़े होते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जहाँ कब्जे करने को लेकर आस पड़ोस के लोगों में झगड़ा होता है, और ये बहुत आम बात है वहाँ पे। लेकिन वो 40 बीघा जमीन का जो छोटा सा ठीक है विवेक, सनुज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और सनुज से बात कर लेते हैं। वो भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अनिल दुजाना जो अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन सकता था, लेकिन उसे धराशायी कर दिया गया। क्या जानकारी है सनुज आपके पास, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरठ में एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया है। एनकाउंटर में अनिल दुजाना को मार गिराया है। गौतम बुद्ध नगर का ये रहने वाला था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम था। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ आ रहे हैं और उससे मेरठ आने से पहले एक इतने बड़े बदमाश का एनकाउंटर करना, कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराध को, जराइम को खत्म करने के लिए पुलिस की बात हो, एसटीएफ की बात हो, वो लगातार पूरी कोशिश कर रही है। अनिल दुजाना चूंकि पैरोल पर बाहर बताया जा रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, और यहाँ जो एसटीएफ है, एसटीएफ ने जो फोन है, मोबाइल फोन, वो सर्विलांस पर ले रखा था और अनिल दुजाना मेरठ में किसी से मिलने आया था और मिलने के दौरान ही ये यहाँ पर किसी के साथ जाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। एसटीएफ ने पूरी घेराबंदी करी। मेरठ पुलिस को इस बात की जरा सी भनक भी नहीं लगी और एसटीएफ ने घेराबंदी के दौरान दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि गोलियां चली है और उसके बाद जो अनिल दुजाना है वो मुठभेड़ में मार गिराया गया। करीब 70 से ज्यादा मुकदमे अनिल दुजाना पर दर्ज थे। जराइम की दुनिया का बड़ा नाम रहा है। कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई कि जब अनिल दुजाना का नाम आता था तो पुलिस भी अपने कदम पीछे खींच लिया करती थी, लेकिन योगी राज में जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़े बड़े अपराधियों की जो कुंडली है वो खंगाली जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि लखनऊ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें तमाम बदमाशों की फेहरिस्त और उनके पूरे आंकड़े दिए गए थे, और तभी से ये बात सोची जा रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई बड़े बदमाश जो है वो योगी के सख्त एक्शन के बाद पुलिस और एसटीएफ के निशाने पर आ सकते हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। और ऐसे में जो अनिल दुजाना है वो अनिल दुजाना पुलिस के भी टारगेट, बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि जो माफिया, बदमाश, गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने का काम है वो चल रहा है। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से सिलसिला पश्चिम में आ गया है। मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया गया है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और जिस तरीके से इसका नाम था और जिस तरीके से 70 मुकदमे, 18 केवल हत्या के मुकदमे थे, ऐसे में माना जा सकता है कि कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। कल मेरठ दौरा भी मुख्यमंत्री का, इससे पहले कानून व्यवस्था के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है। अनिल दुजाना को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।